बहुत बहुत स्वागत है, वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें एक बार बता दूं, पुरानों को तो सब चीज मालूम है। स्टूडेंट्स एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, अभी फाइनल का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फाइनल का कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर का भी स्टार्ट करा है एमएससी का सिलेबस। इसमें हमें जो अभी पेपर उठाया है वो उठाया है हमने अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा पेपर को अभी हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरम का पेपर है। ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर है, तो स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत होती है खुद से पढ़ने में, इसलिए मैंने सबसे पहले ये पेपर उठाया और ये इजी भी है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर है, इजी है। ठीक है, सेकंड थिंग इज अलजेब्रा के बारे में जो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सब चीजें मैं फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। वो लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करो, वहां आपके लिए ही कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं, फालतू में नहीं लिखा आता वो। ठीक है, तो देखिए एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि आपको कोई भी सीनियर है, भाई बहन, ठीक है, फ्रेंड्स जो भी है बता देना, फाइनल ईयर का कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उनके भी। यूनिवर्सिटी जो अभी हम लोग लेके चल रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है, राज ऋषि भर्तरी मत्स्य यूनिवर्सिटी। ठीक है, अलवर में है। वैसे कैंपस इसका हल्दीना गांव में बन रहा है, बट अभी करंट में ये अलवर में चल रही है। ठीक है, सेकंड आती, थर्ड आती है आप लोगों की वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा में है, और ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर में है। ठीक है, चार यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये अभी पढ़ रहे हैं। पहले तो सिर्फ इन दो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे थे, बट मैं आप लोगों से जैसा बोलती हूँ, कमेंट करो, मुझे बताओ, आपका सिलेबस को भी देखा जाएगा। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कमेंट आए थे, इसीलिए हम लोग इन यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ। आज आप लोगों का शायद 7th लेक्चर है, पीछे के जो 6 लेक्चर है उन सभी के लिंक दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग उन्हें ले लीजिए, क्योंकि एक सीरियल वाइज हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद थ्योरम्स पढ़ी, उसके बाद जो उन थ्योरम का यूज है वो हम आज कर रहे हैं। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर्स लेकर आइए, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि पूरी सीरीज लेते हो तो अलजेब्रा में पक्का नंबर आने वाले हैं, 100 में से 80 तो आएंगे ही आएंगे। 80 आउट ऑफ 100 कंफर्म बोल रही हूँ। डिपेंड आप पे करता है, यदि सब कुछ याद रखते हो थ्योरम वगैरह तो 100 भी आ सकते हैं। ठीक है, यदि सब कुछ याद रखते हो 100 के चांस कम मान लो, क्योंकि थ्योरम का पेपर है, तो 95 तक स्टूडेंट्स आए हैं स्टूडेंट्स के। 100 अभी किसी के नहीं आए, इसलिए मैं शॉर्ट ही नहीं दे रही, लेकिन 95 90 आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, लेक्चर्स लेते जाइए। बिल्कुल ही पता है, थ्योरम में बहुत बच्चों को टिपिकल लगता है, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल टिपिकल नहीं। यदि आप लोगों ने डेफिनेशन याद है, सारी सब कुछ पता है ना, तो बिल्कुल टिपिकल नहीं है। मैं बोल रही हूँ थ्योरम का बिल्कुल नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, पेपर में भूल गए सब कुछ, तो क्या करना है, मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया हुआ है। प्रूफ लिखना स्टार्ट करो, सबसे पहले गिवन लिखो, जो भी दिया गया है गिवन तो दिया हुआ है ना, वही लिखना है। उसके बाद लिखो जो आप लोगों ने प्रूफ करना है, जो आप लोगों ने शो करना है, वी विल शो डैट, फिर जो भी है वो पूरा लिख दो। ठीक है, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट कर रहे हो जब, वहां पर लिखो कि जैसे यहाँ पर क्या है, आप लोग ये मान के चलोगे और इसे प्रूफ करोगे। ठीक है, फिर ये मान के चलोगे, इसे प्रूफ करोगे, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो इस तरह से फिर और आगे बढ़ा के लिख दोगे। अब हमने माना आइसोमॉर्फिज्म है और हम लोग ये प्रूफ करेंगे बी डैश डी डैश की बेसिस है। ठीक है, तो बेसिस की डेफिनेशन आप लोगों को आती होगी, आइसोमॉर्फिज्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप उनके बारे में लिख दो। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि 1 1 on 2 से है। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा एग्जाम में, तो मैं बोलती हूँ डेफिनेशन तो पता स्टूडेंट्स वही लिखा है। 10 नंबर का है, 2 नंबर 3 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जब कुछ नहीं आ रहा उससे अच्छा तो 3 नंबर 2 नंबर है स्टूडेंट्स। ठीक है, बोलता है ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, कुछ ना मिलने से बढ़िया कुछ तो मिले, थोड़ा बहुत तो मिले, बिल्कुल ना मिलने से। तो देखो आज का अपना जो लेक्चर है, अच्छा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर प्रूफ करा रहा है, अपना रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया था 2014 में। ठीक है, एक चीज और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग
जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, यदि आप लोगों के पास आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरे पास अभी है ना राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी RRBMU के ही पेपर हैं। यदि उन दो यूनिवर्सिटी के भी पेपर आप लोगों के पास हैं तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। सॉरी। देखिए, आज का अपना स्टेटमेंट है लेट V एंड V डैश बी वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। F कोई फील्ड है, उसके ऊपर दो वेक्टर स्पेस हम लोगों ने डिफाइन करे V और V डैश, ठीक। लेट हमने माना B बराबर B1 B2 Bn बी अ बेसिस ऑफ V। V की बेसिस हम लोगों ने मान ली ये है। बेसिस से यहाँ पर एक चीज समझते हो, ये इसकी बेसिस है, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट उठाओ उसको आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, पहली चीज ये। अच्छा, और बेसिस होती कब है, मतलब बेसिस के लिए आप क्या प्रूफ करते हो, यदि ये बेसिस है V की तो इसका मतलब क्या है, ये सेट Li है और ये सेट स्पान करेगा V को, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताई थी डेफिनेशन, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। एंड B डैश बराबर B1 डैश B2 डैश Bn डैश अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन V डैश। वो सिर्फ एक सेट है वेक्टर्स का और कुछ नहीं V डैश में, ठीक है। ये सारे एलिमेंट V डैश में है, ये यहाँ पर ये कह रहा है मतलब। अच्छा जी, लेट T V से V डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट, किस तरह से आप लोगों ने यहाँ डिफाइन करा है T Bi बराबर Bi डैश। Bi कहाँ से आ रहा है, कैपिटल B से, यानी कि Bi कहाँ से आ रहा है, V से। Bi कहाँ से आ रहा है, V से। ऐसे समझ में आ रहा था, यहाँ से देखो T किस पे अप्लाई होगा, V पे, यानी कि ये V का एलिमेंट है और जो फिर इक्वल टू में क्या आएगा, V डैश का, यानी कि ये V डैश का एलिमेंट, ठीक। ऐसे समझ लीजिए Bi डैश ये रहे, सॉरी Bi ये रहे, Bi डैश वो रहे, ठीक। I बराबर 1 to n वेरी कर रहा है। एक चीज और, ये V की बेसिस है, मतलब तुम डायमेंशन बता सकते हो V की, बिल्कुल बता सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक। यानी कि यहाँ पर V की डायमेंशन क्या है, n, टोटल एलिमेंट कितने हैं, n, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ तो हमें गिवन है। इसके बाद हमसे कह रहा है यदि ऐसा सब कुछ हो तो यदि T एक आइसोमॉर्फिज्म है, इफ एंड ओनली इफ B डैश इज बेसिस ऑफ V डैश, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म यदि T है तो B डैश बेसिस होगी, यदि B डैश बेसिस है तो T आइसोमॉर्फिज्म होगा। इफ एंड ओनली इफ वाला केस है स्टूडेंट्स ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ भी आइसोमॉर्फिज्म मान लेंगे और इसे प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट कन्वर्स में प्रूफ करेंगे, इसको मान के इसे कर देंगे। सबसे पहली चीज बेसिस यहाँ पर है, एक दूसरा शब्द है आइसोमॉर्फिज्म। ये और मैं आप लोगों को बता दूं, हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं इसे, आज और मैं फिर बता देती हूँ, कोई बात नहीं। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा BSc में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से फाई कोई है G से, कोई G डैश ग्रुप में या G स्टार कुछ भी मान लो ग्रुप में डिफाइंड है, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, फाई x डॉट y बराबर फाई x स्टार फाई y, ठीक है। ये होती है होमोमॉर्फिज्म। तो यदि ये फाई की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फाई को हम कह देते हैं होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। एक फंक्शन है, एक मैपिंग है, यदि ये फंक्शन मैपिंग ये डिफाइन कर दे, इसे सेटिस्फाई कर दे, तो इस फाई को हम कह देते हैं होमोमॉर्फिज्म। अच्छा जी, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है यदि ये फाई आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और थर्ड आती है ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन 1 1 और ऑन टू तीनों चीज होनी चाहिए, तब इस फाई को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, यहाँ पर T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम लोग ये फर्स्ट कंडीशन को भूल जाते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिज्म एक ही चीज है, ऐसे सोच के चलो। यानी कि यहाँ हमें टी को आइसोमॉर्फिज्म लेके चलना है, तो हमारे दिमाग में दो ही चीज होनी चाहिए, 1 1 और ऑन टू, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है भैया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया है, ठीक। और जब हम ये प्रूफ करेंगे ना, यहाँ से यहाँ आएंगे, जब भी हम दो चीज प्रूफ करेंगे, 1 1 और ऑन टू की, होमोमॉर्फिज्म की नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ, सब चीज क्लियर है। इसका जो प्रूफ है हल्का सा लेंथी है, मतलब ज्यादा तो नहीं कह सकते बट इजी बहुत है, तो मैं पहले लिखती हूँ फिर आप लोगों को समझाऊंगी।
ठीक है, तो कैसे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, आप लोग एक बार स्टेटमेंट को देखिए, फिर हम आगे चलते हैं प्रूफ की ओर। लेकिन उससे पहले आप लोग वो चीज़ें लिख लीजिए जो जो आप लोगों को गिवन है और जो प्रूफ करना है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, फिर आगे का लिखिएगा। देखिए, हम लोगों ने जो अभी यहाँ पर है ना, उसी को कुछ अलग तरीके से लिख दिया और कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना, थ्योरेटिकल पेपर जितना अच्छे तरीके से लिखोगे ना, उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। कॉपी चेक जो आप लोगों की कर रहा है, उससे कोई स्टूडेंट्स थ्योरम रटी हुई नहीं है। 500 थ्योरम है स्टूडेंट्स, कितनी मतलब कहाँ तक रटेगा? ये तो है नहीं सिर्फ आप ही जो कॉपी चेक कर रहे हैं, एमएससी के बच्चों को भी पढ़ाते होंगे। प्रोफेसर कॉपी चेक कर रहे हैं, जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं, बीएससी को भी पढ़ाते हैं, एमएससी को भी पढ़ाते हैं, और भी वर्क रहता है। सब चीजें स्टूडेंट्स याद नहीं रहती, ये चीज माइंड से निकाल देना। ठीक है, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, आप चीजें समझते हैं। किसी को भी सब कुछ याद नहीं है, जो आप लिख रहे हो ना, वो उसके अकॉर्डिंग देखता है कि अच्छे से लिखा हुआ है, प्रॉपर चीजें दिख रही हैं, तो नंबर मिल जाते हैं। थ्योरेटिकल पेपर पता है सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, बल्कि अगर न्यूमेरिकल पेपर है कोई भी, आंसर आप लोगों का मैच नहीं कर रहा था, नंबर कट जाते हैं वहीं पर। लेकिन इसमें कहाँ क्या मैच करेंगे? कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट। इसमें प्रूफ अलग अलग तरीके से, सबका अपना तरीका होता है प्रूफ करने का। ठीक है, तो देखो जो चीज यहाँ लिखी ना, मैंने वही रिपीट करी और कुछ भी नहीं लिखा। मैंने बोला कि वो आप लिख लेना गिवन दैट, और जो प्रूफ करना है उसके बाद लिख लेना नाउ डिफाइन अ मैपिंग। आप मैपिंग डिफाइन करी मैंने कुछ इस तरह से, टी वी से वी डैश में। कैसे? वी का कोई एलिमेंट उठाया, स्मॉल वी। ठीक है, और यहाँ आप लोगों को देखो दिया हुआ है कि जो ये सेट है बेसिस है वी का। मतलब मैंने बताया ना, बेसिस है मतलब इसका कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो इसके एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नीचे कि फॉर ऑल v बराबर लीनियर कॉम्बिनेशन में b1 b2 bn के, तो ये अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 अल्फा n bn। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, जहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या है, स्केलर्स f में बिलोंग करते हैं। तो ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा आपका, स्मॉल v कहाँ से उठाया, कैपिटल V से। ठीक है, समझ आया? तो देखो कुछ भी नहीं, इस v का वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दिया समीशन की फॉर्म में, टी बाहर है, समीशन लगाया अल्फा आई बी आई। ठीक, आई कहाँ 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, समझ आया? 1 to n इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है कि जो बी आई है उस पर टी अप्लाई होगा तो बी आई डैश आ जाएगा। ठीक है, अल्फा आई तो स्केलर बाहर आ जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है वेक्टर्स पे। सो अल्फा आई बाहर आ गया, समीशन बाहर आ गया, टी बी आई उसका वैल्यू मैंने यहाँ से बी डैश बी आई डैश। ठीक है, अपन लोगों ने एक मैपिंग डिफाइन करी है इस तरह से, और यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोगों ने दिया हुआ है कि टी बी से बी डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस तरह से। इसका यूज करके तो हम लोगों ने यहाँ पर ये मिला है, तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, देन ऑब्वियसली टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट, यही चीज। ठीक है, आई 1 to n वेरी कर रहा है। मैंने बोला ना जो चीज गिवन है ना उसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया, कुछ भी नहीं करा। अब मैंने माना कि टी आइसोमॉर्फिज्म है सपोज, देन वी शैल शो दैट बी डैश इज बेसिस ऑफ बी डैश, ये प्रूफ करेंगे। अब देखो बेसिस के लिए हमें क्या प्रूफ करनी होती है, दो चीज। बेसिस के लिए हमें दो चीज प्रूफ करनी है, क्या क्या? यदि तुम्हें बी डैश को बेसिस प्रूफ करना है तो एक तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो बी डैश में एलिमेंट आ रहे हैं अपने, ये स्पान करेंगे वी डैश को, और एक तुम्हें प्रूफ करना है जो ये बी डैश में एलिमेंट आ रहे हैं, ये बी डैश में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, ये क्या है, एल आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बी डैश क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दो चीज प्रूफ करनी होती है। अब इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब देखो सेम चीज कब तक रिपीट करेंगे, प्रीवियस लेक्चर प्लीज दे लीजिए। ठीक है, और स्पैनिंग का मतलब भी आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया ना, बेसिस के लिए क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है, स्पान करे और एलआई। स्पान का मतलब वही है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, तो बी डैश के एलिमेंट, जैसे तुमने कोई भी वी डैश का एलिमेंट उठा लिया, वी डैश, ठीक है, उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, क्या क्या है इसमें, बी वन डैश, जैसे तुमने कोई स्केलर उठाया बीटा वन, बीटा टू, बी टू डैश, इस तरह से चलता जा रहा है, ये बीटा एन बी एन डैश। यदि बी डैश के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, जहां कुछ स्केलर बीटा वन बीटा टू बीटा एन है अल्फा की तरह ही, तो यहाँ पर यदि ऐसा प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा बी डैश एक बेसिस है। ठीक है, अब देखो तरीके से लिखते हैं अपन लोग, इसे एक बार लिख लो रफ में, ऊपर नीचे कहीं भी लिख लो, कॉपी में चीजें याद रहती है कि प्रूफ कैसे करना है, हम लोगों ने स्टार्ट कैसे
कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम में यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। चलो नोट करो इसे, फिर मैं नीचे का आगे का बताती हूँ। कंप्लीट लिखते हैं। आप स्टूडेंट्स एक बार ये स्टेटमेंट लिख लेना थ्योरम का पूरा, मैं इसे रफ करूंगी, ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे। देख लो आप लोगों ने अब तो रट गया होगा, इतने से बात कर रहे हैं अपन इसके बारे में। देखिए हम लोगों ने अभी क्या माना था कि आइसोमॉर्फिज्म है, और फिर हम प्रूफ करेंगे बी डैश बेसिस है वी डैश की। ठीक, तो भैया हम लोगों ने माना आइसोमॉर्फिज्म है, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, 1 1 ऑन 2 से। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो आइसोमॉर्फिज्म से मतलब हम लोग क्या समझते हैं, 1 1 और ऑन 2 से। ठीक है, इसी तरह से आइसोमॉर्फिज्म होता है, ऐसे एपीमॉर्फिज्म भी पढ़ा होगा, मोनोमॉर्फिज्म भी पढ़ा होगा। ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म की बहुत अच्छी थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, जिसका आज यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है। तो देखो जैसे आइसोमॉर्फिज्म के लिए होता है ना, 1 1 और 1 2 दो ही चीज सोचते हैं, होमोमॉर्फिज्म नहीं सोचते जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात चले। इसी तरह से मोनोमॉर्फिज्म में जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात चले तो होमोमॉर्फिज्म के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ क्या होता है 1 1। ठीक, वैसे मोनोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है 1 1 और होमोमॉर्फिज्म। जैसे आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म। लेकिन जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात चले तो होमोमॉर्फिज्म को भूल जाया करो, मैं हर लेक्चर में ये चीज बोल रही हूँ, अब तो आप लोगों ने रट जानी चाहिए। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए ये बात सोच रहे हैं, मोनोमॉर्फिज्म के लिए भी ये बात सोच रहे हैं, इसे माइंड में रखना। देखो इसका अभी हमने यूज करा। तो भैया देखो हम लोगों ने कहा कि कुछ स्केलर मान है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन फील्ड में, किस तरह से अल्फा 1 b1 डैश अल्फा 2 b2 डैश अल्फा एन bn डैश, इनको ऐड करा तो ये आ रहा है 0 के इक्वल। ठीक है, मैंने माना है। अच्छा जी, अभी आप लोगों ने टी कैसे डिफाइन करा था अपना, टी बी आई इज इक्वल टू बी आई डैश, बी आई डैश की जगह मैं ये यूज कर लेती हूँ, तो आई की जगह मैंने 1 पुट करा तो b1 डैश की जगह लिख सकती हूँ टी b1, यही करा है। b2 डैश की जगह टी b2, bn डैश की जगह टी bn इज इक्वल टू 0। अब टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्केलर्स अंदर चल जाते हैं। ठीक है, तो स्केलर को अंदर भेजो, टी बाहर ही है ना अल्फा 1 b1, टी बाहर ही है अल्फा 2 b2, टी बाहर ही है अल्फा एन bn। ठीक है, फिर वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप लोग इनको एक साथ लिख सकते हो, तो टी बाहर लिखा मैंने अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 अल्फा एन bn। ठीक है, आप यहाँ पर ये नहीं मत बोलना कभी भी कि कॉमन ले लिया टी, कॉमन जब लेते हैं जब मल्टीप्लाई में हो, ये टी कोई मल्टीप्लाई में नहीं है इनके, समझ रहे हो, ये टी क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। जैसे एफ एक्स लिखते हो ना, तो एफ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, ये फंक्शन बता रहा है, एक्स का फंक्शन है। तो भैया देखिए जिसकी इमेज इस एलिमेंट की इमेज इस वेक्टर की इमेज 0 आ रही है, इसका मतलब ये वेक्टर कर्नल में बिलोंग करता है, यही तो कर्नल की डेफिनेशन होती है। तो मैंने यही तो लिखा है, अंदर वाला वेक्टर पूरा का पूरा कर्नल में बिलोंग कर रहा है। समझ आया ना, इस वेक्टर की इमेज मतलब टी अप्लाई होके जो ये पूरा एलिमेंट आ रहा है। अब ठीक है, शब्दों पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं जो भी बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये पूरा का पूरा कर्नल में बिलोंग करता है। अच्छा जी, अब हम इसका यूज कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में दिया गया है टी आइसोमॉर्फिज्म है, हम मान के चल रहे हैं ना आइसोमॉर्फिज्म है, तो नॉर्मल सी बात है भैया मोनोमॉर्फिज्म तो है ही, अरे मोनोमॉर्फिज्म तो है ही ना, इसमें तो एक एक्स्ट्रा टर्म और आ रही है। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म मतलब मोनोमॉर्फिज्म है, और मोनोमॉर्फिज्म जब होता है तो हम लोगों ने एक थ्योरम करी थी इफ एंड ओनली इफ की, यदि टी मोनोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू केवल 0 होता है, 0। इफ एंड ओनली इफ का केस था, हम लोगों ने प्रूफ करी है थ्योरम। ठीक है, शायद सेकंड लेक्चर है, ठीक है सेकंड या थर्ड लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, हम लोगों ने इसका प्रूफ जहाँ किया था, थंबनेल पे भी लिखा हुआ है ये चीज, मैंने कहा वीडियो का थंबनेल है ना, प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लो, वहां भी ये चीज दी है। तो भैया यहाँ पर ये मोनोमॉर्फिज्म के कारण कर्नल ऑफ टी 0, ये वाला हम लोग थ्योरम यूज कर सकते हैं। हम कह रहे हैं ये एलिमेंट कर्नल में, और तुम कह रहे हो कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट है 0, मतलब कि ये एलिमेंट 0 के इक्वल है, तो मैंने ये लिख दिया। अब भैया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी बेसिस है वी की, जब बी बेसिस है वी की तो बेसिस का मतलब क्या होता है स्पैनिंग और एल आई, दो ही चीज दिमाग में रहती है स्पैनिंग और एल आई। अब जब ये एल आई है,
एल आई की डेफिनेशन क्या बताती है कि इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे स्केलर जीरो है। एल डी में क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट में, कि एक स्केलर ऐसा मिलेगा जो जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही कहा है कि ये क्योंकि ये सेट है जो बी के इक्वल बेसिस है, बी की बेसिस मतलब एल आई, और यहाँ से एल आई का मतलब फिर क्या हो गया, इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, एल आई का मतलब सारे के सारे स्केलर जीरो। अब इस चीज को ध्यान से देखना, चलो डिब्बे में बंद कर देते हैं, अच्छे से दिखती है फिर। और इस चीज को यदि मैं देखूं, कंपेयर करूं, तो क्या कह रही हूं, इस ये इक्वल टू 0 आ रहा है, और फिर हमने इम्प्लाई क्या करा दिया, सारे के सारे स्केलर जीरो है, सारे के सारे स्केलर जीरो होंगे, यही रामायण तो आ गई एल आई वाली घूम फिर के। तो इसका मतलब ये बी वन डैश है, बी टू डैश है, बी एन डैश है, ये क्या है एल आई, और ये सारे के सारे कौन से सेट में बिलोंग कर रहे हैं, बी डैश में। ठीक, बी डैश के अंदर ही तो है सारे एलिमेंट, ये बी वन डैश, बी टू डैश, बी एन डैश। तो इसका मतलब ये सेट पूरा का पूरा क्या हो गया, एल आई। एक चीज प्रूफ हो गई, स्पैनिंग वाली और प्रूफ कर दो, खल्लास, अपना एक प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद करेंगे कन्वर्स। चलो इसे नोट करो, जो भी करना है ये साइड में लिख लेना स्टूडेंट्स, कॉपी में अपने नोट्स में। बहुत चीजें यूज आती है ये एग्जाम टाइम में, मतलब एकदम से थ्योरम देखते ही समझ आती है अगर ऐसी छुटपुट की चीजें ना ये लिखी हो तो। ठीक है, चलिए नोट करिए, आगे का देखते हैं, अपन प्रूफ करते हैं आगे का। देखिए अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोगों ने प्रूफ करना है स्पानिंग वाला। ठीक है, कि बी डैश स्पान करे अपना बी डैश को। ठीक है जी, अच्छा तो मैंने इसके लिए क्या कहा कि टी एक ऑन टू है, बिल्कुल है, अभी यहाँ रामायण लिखी थी ना, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब वन वन ऑन टू, वन वन का तो यूज हमने कर लिया, अब ऑन टू की बात आती है। तो टी मोनोमॉर्फिज्म है, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ मैंने अभी आइसोमॉर्फिज्म को बताया था ना, दो चीज वन वन ऑन टू वाली अब हम यूज कर रहे हैं। मैंने कहा सिंस टी इज ऑन टू, तो इसका मतलब हुआ कि फॉर एनी v डैश बिलोंग्स टू कैपिटल v डैश देयर एग्जिस्ट v बिलोंग्स टू कैपिटल v सच दैट, ये समझ आया। ऑन टू का मतलब क्या समझते हो, कि ये मान लो v है, ये मान लो v डैश है, यहाँ से यहाँ एक मैपिंग डिफाइन है t। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट है, ऑन टू का मतलब जो भी एलिमेंट है, मैंने मान लिया स्मॉल v डैश, उसके लिए एक यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए v, यही तो मतलब होता है ना ऑन टू का। तो स्टूडेंट्स यही तो मैंने कहा है यहाँ पर कि ऐसा ही कि v डैश हो, देखो therefore for any v dash belongs to capital V dash, इसके लिए एक ऐसा यहाँ पर v एग्जिस्ट करे, किस तरह से कि t भी बराबर आ जाए v डैश। यही होती है, आप लोगों ने f के लिए पढ़ा होगा, फंक्शन के लिए ऐसे ही पढ़ते हैं हम, ये कोई a सेट है, ये कोई b सेट है, यहाँ कोई x है या कोई y है। यदि आप लोगों ने प्रूफ करना है, जो यहाँ पर मैपिंग डिफाइन है फंक्शन f, ठीक है, यदि आप लोगों ने इसको ऑन टू प्रूफ करना है तो कैसे करते हो कि इस y के लिए यहाँ पर कोई ना कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए, किस तरह से कि y बराबर आ जाए fx, है ना, इसकी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ने यही तो यहाँ कहा है, ये y की जगह मैंने v डैश लिखा है, y की जगह देख लो ना v डैश है, और x की जगह v है, तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या दिक्कत है, fx यानी कि tv और y की जगह v डैश। ठीक है, ऑन टू का यही मतलब होता है, बचपन से पढ़ता है, तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर। अच्छा आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए इसको, y बराबर लिखा है fx। ठीक है, चलिए उम्मीद है लिख लिया होगा इतने देर में। तो मैंने यहाँ पर यही कहा, इसका मतलब ये इस तरह से कुछ होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने कहा v बराबर जो स्टार्टिंग में अपन ने लिखा था ना, v कोई भी कैपिटल v का एलिमेंट है, b1 b2 bn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही कहा कि v बराबर ये है फॉर स्केलर्स अल्फा बिलोंग्स टू f के लिए i 1 to n। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था, दोनों तरफ t ऑपरेट करा दिया, तो t यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई हो गया, और ये t भी इक्वल टू किसके, v डैश के, तो यहाँ पर v डैश भी लिख दिया। ठीक, यहाँ पर कुछ भी नहीं, v की वैल्यू रखी है और ये v डैश के इक्वल चल रहा है। इसको समीशन के फॉर्म में लिख लिया कि समीशन i बराबर 1 to n अल्फा है bi, i का वैल्यू पुट करते जाओ, यही चीज आ जाएगी, इक्वल टू v डैश चल ही रहा है। ठीक, अब क्या लिमिटिंग प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर बाहर आ जाते हैं, वेक्टर्स पर t अप्लाई हो जाता है, तो समीशन सहित अल्फा है तो बाहर आ गया, t bi पे हो जाएगा, क्योंकि bi क्या है, वेक्टर है,
और वी डैश के इक्वल चल रहा है। अब टी बी आई का मतलब क्या है, बी आई डैश। स्टार्टिंग में अपन ने बोला था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन ही था, तो इसकी जगह बी आई डैश आ गया और ये वी डैश एज इट इज। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखा, वी डैश को इधर लिखकर और इस समीशन को ओपन करा, तो यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन वाली कहानी। वी डैश कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल वी डैश का। तुमने इसके एलिमेंट को b1 डैश b2 डैश bn डैश जो कि किसके हैं, b डैश के, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसका मतलब b डैश ने स्पान कर दिया v डैश को। Thus v dash belongs to capital V dash is linear combination of vectors of v dash। बिल्कुल v dash के वेक्टर कि तुमने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसका मतलब b डैश ने स्पान कर दिया v डैश को। अब स्पानिंग ये प्रूफ कर दिया, li पहले प्रूफ कर चुके हो b डैश को, तो भैया फिर देर किस बात की, बेसिस तो प्रूफ हो ही गया। समझ आया, नोट करिए, रिवर्स पार्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्स पार्ट। चलिए आगे देखो, देखिए कन्वर्स पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, b डैश को मान के चलेंगे बेसिस है v डैश की और प्रूफ करेंगे आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो देखिए यही लिखा है, सपोज दैट b डैश इज अ बेसिस ऑफ v डैश, देन वी विल प्रूव दैट, या फिर देन वी शैल शो दैट, कुछ भी लिख लो जो मन करे, t इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब दो ही चीजें दिमाग में, वन वन और ऑन टू। अच्छा जी, वन वन प्रूफ करना आता है आप लोगों को, जो अपन फंक्शन के लिए प्रूफ करते थे, याद है, उससे यहाँ पर यूज नहीं करा है, उससे यहाँ प्रूफ नहीं करा है, यहाँ हम लोगों ने थ्योरम के स्टेटमेंट से प्रूफ करा है। लेकिन आप लोगों को वैसे बता दूं, वन वन के लिए यदि आप लोगों को नहीं पता, तो इसे कोई भी फंक्शन f को तुमने प्रूफ करना है वन वन, तो फंक्शन को बराबर लेके चलते हैं एफ एक्स बराबर एफ वाई, और एलिमेंट को बराबर ले जाते हैं x बराबर वाई। यदि ऐसा करते हो तो प्रूफ हो जाता है ये f क्या है, वन वन, ठीक है। इससे हम लोगों ने यहाँ प्रूफ नहीं करा है, बट आप लोग याद रखिएगा यदि नहीं मालूम तो। ऑन टू की रामायण तो मालूम ही है, मैंने यहाँ पर लंबी चौड़ी समझाई थी, ठीक है। तो देखो उसी से प्रूफ करा है, चलो धीरे धीरे देखते हैं। तो भैया हम लोगों ने कहा बेसिस है, अच्छा जी, मैंने माना कोई एक v वेक्टर किस तरह से, समीशन i बराबर 1 to n अल्फा i bi, ये स्टार्टिंग से ही मान के चल रहे हैं, ये वाली चीज कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये कहाँ पर है, कैपिटल v में, ठीक है, बिलोंग्स टू कहाँ, मैंने लिख दिया है पूरा का पूरा कैपिटल v में। सच दैट, यहाँ मैंने ये नई चीज लिखी है, किस तरह से मैंने माना है इस v वेक्टर को कि v है भैया कर्नल ऑफ t में, समझ है, v कर्नल ऑफ t में, ये v कर्नल ऑफ t में, इसका मतलब हुआ t v इज इक्वल टू 0। नॉर्मल सी बात है, कर्नल में वही एलिमेंट आते हैं जिनकी की इमेज, कर्नल में वही एलिमेंट आते हैं जिनकी की इमेज 0 हो, तो इसका मतलब वही एलिमेंट आएगा कर्नल में जिसका इमेज 0 है, कि t v इज इक्वल टू 0 है। मैंने ये लिखा t v इज इक्वल टू 0, ठीक है, v की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और कुछ भी नहीं करा, सीधी सी 0 के इक्वल चली रही है, ठीक है। अब देखो मुझे पता है वेक्टर पे अप्लाई होता है t, तो समीशन अल्फा है तो बाहर आ गया, t bi पे अप्लाई होगा, और t bi की वैल्यू बचपन से यूज करते आ रहे हैं, bi डैश बचपन से यूज करते आ रहे हैं, इसमें बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को सच में रट जानी चाहिए चीजें, इसमें कुछ भी नहीं पता, समझाने में टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं है इस थ्योरम में, सही बता रही हूँ, मुझे तो मजा भी नहीं आ रहा क्योंकि कुछ इसमें समझाने का है ही नहीं, ये समझ लो, कुछ भी नहीं समझाने का, बहुत इजी चीजें हैं। अब देखो हम लोगों ने वही 36 बार कर चुके हैं ये चीजें, सही बता रही हूँ, कि टी अंदर अप्लाई होता है वेक्टर पे, उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया बी आई डैश। आप लोगों ने इसमें खोल के लिख दिया सबमिशन को, अल्फा 1 b1 डैश, अल्फा 2 b2 डैश, कहाँ तक भैया एन तक जा रहा है, आई की वैल्यू लास्ट में एन रख दी, इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें पता है जो ये बी डैश है बेसिस है, बी डैश बेसिस है वी डैश की। अब बेसिस का मतलब वही एल आई और स्पानिंग से होता है, और एल आई का मतलब वही, अगर आप बी डैश के वेक्टर्स जो भी हैं उनसे स्केलर को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिख लो, तो इसका मतलब होता है सारे के सारे स्केलर 0 है। एल आई का मतलब यही होता है, सारे के सारे स्केलर मैंने 0 कर दिए, सारे के सारे स्केलर 0 है, ध्यान से देखना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन। अब नॉर्मल सी चीज है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, छोड़ दो, मैं तो बस छोटी सी चीज ये देख रही हूँ, सारे के सारे स्केलर 0 है, मैं अगर वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पर तो v इज इक्वल टू 0 ही आ जाना है,
नहीं समझ रहे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारी वैल्यू रखो यहाँ पर, अल्फा की 0 है तो मल्टीप्लाई करोगे भैया 0 ही तो आ जाना है। अल्फा 1 को b1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, क्योंकि अल्फा 1 0 है। इसी तरह सबको मल्टीप्लाई करो 0 प्लस 0 प्लस 0, कुल मिला के v इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक, समझ आया। v तुमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट माना था, ये नहीं कहा था कि ये वाला, ये कोई फिक्स नहीं कहा था। जो हम u v w ये हम जो प्रूफ कर रहे हैं, जनरल प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तुमने कोई कर्नल में आर्बिट्रेरी एलिमेंट b माना तो वही 0 आ गया। इसका मतलब कर्नल में एलिमेंट है क्या, केवल 0 ही है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये आर्बिट्रेरी वाली रामायण स्टूडेंट हमें तो दिमाग में रखना। कोई भी आर्बिट्रेरी माना, अपनी मर्जी से कोई सा भी उठा लिया मैंने, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं प्रूफ करते थे वो मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है अपना, n बराबर 0 के लिए प्रूफ करते हैं, n बराबर k के लिए मान लेते हैं, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो आप लोग यदि इसके लिए प्रूफ हो जाता है तो कह देते हो सारी की सारी वैल्यूज के लिए प्रूफ है, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी उठाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब कर्नल ऑफ टी 0 है। अब वही जो मैंने यहाँ बताई थी आप लोगों को थ्योरम, कर्नल ऑफ टी 0 है, इसका मतलब क्या होता है, जो टी है मोनोमॉर्फिज्म है। ये पता है एक्चुअली इफ एंड ओनली इफ का केस है, वैसे तो इफ एंड ओनली इफ का केस है थ्योरम जो मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो यहाँ से मोनोमॉर्फिज्म का मतलब सीधा सा है 1 1 से, ठीक। 1 1 प्रूफ होने के बाद बात आ जाती है ऑन टू पे। तो बहुत इजी है, देखो मैंने माना आल्सो लेट v डैश कोई कैपिटल b डैश में है, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर मिलेंगे हमें f में, किस तरह से कि v डैश को तुम लिख सकते हो b डैश के एलिमेंट की फॉर्म में, क्योंकि b डैश क्या है, v डैश की बेसिस। समझ आ रहा है ये चीज, b डैश बेसिस है ना v डैश की। स्पानिंग वाली बात क्यों भूल गए, स्पान कर सकते हो ना, यानी इसके जो भी वेक्टर है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसका कोई भी वेक्टर लिख सकते हो। इसका मैंने वेक्टर उठा लिया ये, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया इसके एलिमेंट के, जो क्या है b1 डैश b2 डैश bn डैश। और ये भैया बीटा वाले तो हम लोगों ने स्केलर माने हैं f में, ठीक। देखिए b डैश बराबर क्या आ जाएगा, b1 डैश को वही इधर वाली रामायण चलो दोबारा लिख देते हैं, tbi इज इक्वल टू bi डैश। तो bi डैश की जगह tbi यूज करा है मैंने और कुछ नहीं, b1 डैश की जगह tb1, इसी तरह से bn डैश की जगह tbn, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, b डैश बराबर समेशन की फॉर्म में लिखना चाहे इसको i बराबर 1 to n समेशन बीटा i और tbi, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाहर भेज दो, जब अंदर ले आओ तो बाहर भी तो भेज सकते हैं, तो इसको बाहर भेज दिया t को, और समेशन अप्लाई हो गया बीटा i bi पे, ठीक है। वही है, इसको आप अंदर ले आओगे स्केलर बाहर आ जाएगा, t bi पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल सी चीज है ये। अब मैंने यहाँ पर माना, देखो अल्फा आई बी आई समेशन लगा हुआ है v के इक्वल होता है, तो यहाँ पास अल्फा आई की जगह बीटा आई तो है, ये तो सेम ही है ना। और मैंने आपसे कहा ना स्केलर ही तो है, कोई बात नहीं, क्या हो गया स्केलर तो, अब मैंने कोई बात नहीं बीटा ही ले लो, कभी गामा ही ले लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कह दिया v, ठीक है। तो v डैश बराबर क्या आ गया tv, जहां पर v किस तरह से दिया गया है, इस तरह से, उस तरह से नहीं दिया गया, यहाँ पर अब क्या है बीटा आई, और ये बिलोंग क्या करता है कैपिटल V में। देखो आप इसके लिए कोई और एलिमेंट भी ले सकते थे, कंफ्यूज मत होना इससे कि v तो ये है फिर ये कैसे ले लिया, इसको तुम ऐसा करो u लिख लो, ठीक है, और यहाँ पर u लिख लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिख लो, अब दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। वो एक्चुअली v देखो इसलिए लिख रहे थे क्योंकि अच्छा लगता है v के लिए v डैश सेम सेम है, इसीलिए ऐसे अपन नहीं लिख रहे b फिर b डैश लिया, b1 b2 bn b1 डैश b2 डैश bn डैश, ये अच्छा लगता है, याद करने में दिक्कत नहीं होती, इसीलिए इसे लेते हैं, और कोई यहाँ पर नहीं है। आप इस b डैश को मतलब p लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन बेसिस है b से शो करते हैं, इस तरह से चीजें याद रखने के लिए सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये मान लिया कोई भी u होगा एलिमेंट, ठीक है, और जहां u बराबर क्या है इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर ये ऑन टू वाली रामायण नहीं आ गई क्या, कि कोई भी ये u कहाँ बिलोंग कर रहा है v में, ये v हो गया, ये v डैश हो गया, यहाँ पर कोई v डैश के लिए यहाँ पर तुम्हें u मिल गया, इस v डैश के लिए तुम्हें यहाँ u मिल गया, किस तरह से, यदि ये मैपिंग t डिफाइन है कि tu बराबर v डैश, tu बराबर v डैश, तो यही तो होता है ऑन टू का, तो यहाँ प्रूफ हो जाता है आप लोगों का t ऑन टू है,
1 हो गया, on2 हो गया, लिख दीजिए लास्ट में, hence T is आइसोमॉर्फिज्म, hence T is आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। समझ आए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछ ली जाती है और है कुछ भी नहीं। फोकट के 10 नंबर है, मैं सीधी सी बात बोलते हैं स्टूडेंट्स, फोकट के यहाँ पता मुझे है क्या, ये सब चीज आप लोगों को रटी होनी चाहिए। इतने मतलब 6 लेक्चर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं, कर्नल, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, तो रट जानी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कितने ही लेक्चर ले लो आप लोग भूल जाओगे थ्योरम। मैं सीरियस बात बता रही हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, जो थ्योरम्स आई हुई है ना उन्हीं को हम लोग देखेंगे कंटिन्यू। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।